Hello guys, good morning and welcome to biology class. Today we are again going to start Darwin theory और theory of natural selection. आज फिर हम theory of natural selection को थोड़ा डिटेल में देखेंगे. उस दिन हमने इंट्रोडक्शन टाइप का देखा था, आज हम इसको डिटेल में देखेंगे. बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन थ्योरी. इसके बाद हम डार्विन फिंचेस की बात करेंगे, कुछ एडाप्टिव रेडिएशन की बात करेंगे. ठीक है, प्रीवियस क्लास तक हमने लेबाक थ्योरी देख ली थी और डार्विन थ्योरी स्टार्ट भी कर दिया था. मैंने कुछ पॉइंट्स भी आपको बताए थे. ये आप देख रहे हैं डार्विन थ्योरी आल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. ठीक है, एंड थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज प्रपोज्ड बाय चार्ल्स डार्विन एंड चार्ल्स वेलेस. चार्ल्स डार्विन और चार्ल्स वेलेस ने इसको बताया था और ये एक अपनी इवोल्यूशन से रिलेटेड एक जर्नी कर रहे थे. और जर्नी जो इन्होंने करी थी वो इन्होंने बीगल शीप पे करी थी, है ना. ये याद रखना है आपको, बीगल शीप का नाम मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था. तो बीगल शीप जो थी इस पे उन्होंने अपनी जर्नी की थी और इसी जर्नी के दौरान उन्होंने जो भी एनवायरनमेंट में या ऑर्गेनिज्म जो भी जो चेंजेस या जो डिफरेंस देख रहे थे या डाइवर्सिटी देख रहे थे उसको नोटिस कर रहे थे और उसके बेसिस पे उन्होंने ये अपने पूरी जो बातें थी, एक बुक थी उनकी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज. इस बुक में उन्होंने ये सब बातें बताई थी. डार्विन थ्योरी इज बेस्ड अपॉन फॉलोइंग पॉइंट्स: ओवर प्रोडक्शन, struggle of existence, variation, survival of the fittest, natural selection, origin of new species. ठीक है, अब ओवर प्रोडक्शन का मतलब क्या है? All organism has property to reproduce their own kind of species. सभी ऑर्गेनिज्म में एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने जैसे स्पीसीज को रिप्रोड्यूस करता है और रिप्रोड्यूस करता है मतलब अपने जैसे इंडिविजुअल को बनाता है, तैयार करता है. अब आपको मालूम है कि हमारे पूरे यूनिवर्स में कितने सारे ऑर्गेनिज्म हैं और कितनी सारी उनमें डाइवर्सिटी पाई जाती है, वेराइटीज होती है. अब जैसे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करें, सपोज हम आंट की बात करते हैं, चींटी की बात करते हैं, तो चींटी कितने सारे अंडे देती है ना. बहुत सारे अंडे देती है. आपने देखा होगा कई बार अपने घरों में भी हो जाती है चींटी, है ना. अंड्स आप आपने देखा होगा तो उनके बहुत सारे अंडे दिखते हैं, पूरी रैली की रैली जुलूस निकलता है उनका, है ना, देखा होगा आपने. तो ये जो आपने देखा है. इसके अलावा कोई भी दूसरे आप एनिमल की बात करें, जैसे सपोज हम डॉग की बात करें, है ना, तो डॉग तो बिच जो रहती है तो उनकी जो फीमेल जो वैरायटी जो रहती है उससे मतलब 5-6 पपीज रिप्रोड्यूस होते हैं कम से कम. आपने देखा होगा 5-6 पपीज देखा होगा आपने कई बार. तो ये जो पपीज जो रहते हैं रिप्रोड्यूस होके मतलब ये मतलब जो पपीज जो डेवलप हुए हैं तो ये एक साथ इतने सारे एक ऑर्गेनिज्म से डेवलप हो रहे. ऐसे बहुत सारे एनिमल स्पीसीज हैं, प्लांट स्पीसीज है जिनके कितने सारे, जैसे पैरामिसम में डिवीजन होता है. ठीक है, तो उसमें बहुत सारे पैरामिसम बनते हैं, अमीबा है या इस तरह के, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या जितने भी, चाहे हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल की बात करें, वर्टिब्रेट्स की बात करें, नॉन कॉर्टेक्स की बात, सभी में रिप्रोडक्शन एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है. और आपको मालूम है कि ये लिविंग बीइंग का तो इम्पोर्टेंट फीचर है ना. तो ये सभी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे इंडिविजुअल को रिप्रोड्यूस करते हैं. चलिए सेकंड पॉइंट पे आते हैं. आपने फर्स्ट पॉइंट समझ लिया. सेकंड पॉइंट है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है? देखिए, अब ये बर्थ तो ले रही है, ऑर्गेनिज्म बर्थ तो ले लिया. अब इनको नेचर में सर्वाइव करने के लिए फाइट करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है. ठीक है, किस तरह की स्ट्रगल करना पड़ता है? इनको थ्री फोल्ड स्ट्रगल, ठीक है, इनको 3 फोल्ड स्ट्रगल फेस करना पड़ता है. और ये क्या क्या है? ये है, एक तो है एनवायरमेंटल स्ट्रगल, बी है इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल और एंड सी इज इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल. 3 तरह का स्ट्रगल ये फेस करते हैं. मैं वन बाय वन करके आपको समझाता जाता हूँ. तो इसमें एनवायरमेंटल स्ट्रगल किस तरह से? सपोज हम एक पपी की बात करें ना, तो एक न्यूली बॉर्न पपी है और आपने देखा होगा कि जैसे अभी कोल्ड सीजन है, विंटर सीजन है, तो विंटर सीजन में आपने देखा होगा कि बहुत सारे पपीज जो रहते हैं बेचारे ठंड से एकदम आवाज़ निकालते रहते हैं, है ना. और उनकी मतलब ऐसा लगता है, अपन को भी लगता है कई बार तो कि यार अपन अपने घर में उनको बिठा ले, छुपा ले ठंड से, है ना, या कुछ कपड़े से ढांक दे उनको, है ना. आपने देखा होगा नाइट के समय जब ठंड बढ़ जाती है तो वो काफ़ी आवाज़ लगाते रहते हैं, मतलब कि मतलब उनको ठंड से वो आवाज़ आती है उनकी, मतलब ठंड इतनी लगती है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए या कहीं छिपने के लिए वो रोने लग जाते हैं. ठीक है, तो ये हालांकि
ऊपर वाला सभी को कुछ ना कुछ ऐसे फीचर्स देता है जिससे वो अपना प्रोटेक्शन कर ले, है ना। लेकिन कुछ जो रहते हैं वो ये एक क्लाइमेटिक कंडीशन है, एक एनवायरमेंटल स्ट्रगल है जिसको वो उनको फाइट करना है, ठीक है। और जो फाइट कर लेते हैं वो सक्सेस हो जाते हैं, जो नहीं कर पाते हैं वो उनकी डेथ हो जाती है। अब जैसे मान लो उसको ठंड लग रही, ठंड से वो अपना प्रोटेक्शन नहीं कर पाए तो क्या होगी, उनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ऐसी बहुत सारी क्लाइमेटिक कंडीशंस आती हैं या क्लाइमेटिक सिचुएशन ऐसी आती चेंज होती है कि उनको सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। अब ऐसे बहुत सारे सीजन चेंज होते हैं, ठंड का सीजन है तो गर्मी आएगी, फिर बरसात का सीजन, रेनी सीजन आएगा, है ना। आपने प्लांट्स में भी देखा होगा कि प्लांट के हम बहुत सारे सीड्स, सपोज हमारे घर में गार्डन है ना, तो हमने अपने बगीचे में गार्डन में कुछ सीड्स लगा दिए धनिए के या कुछ इस तरह से टमाटर के, मिर्च के। अब क्या होता है रेनी सीजन जब या कभी भी क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होती है तो वहाँ पे भी कंडीशंस का इफेक्ट पड़ेगा, हमने देखा है लेमार्क थ्योरी में, है ना। तो ये इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, है ना, तो अब जैसे ठंड पड़ी तो ठंड से हो सकता है बहुत सारे पपीज ठंड से ही मर जाएंगे। आपने कई बार ह्यूमन बीइंग का भी सुना है या तो और दूसरे एनिमल भी ठंड से ही मर जाते हैं। मतलब वो क्लाइमेटिक एनवायरमेंट स्ट्रगल कर रहे हैं, जो इसमें सक्सेस हो जाता है वो सर्वाइव कर पाता है। इसके बाद इंटर स्पेसिफिक मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ भी इनको सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। कैसे, सपोज हम पपीज की बात करें या और दूसरे एनिमल कोई से भी ले सकते हैं, पपीज का बेस्ट है, आप अच्छे समझ सकते हैं, अपने आसपास ये सब देखते हैं। तो पपीज की अगर बात करें उसको कैट बिल्ली से फाइट करना पड़ता है। तो इंटर स्पेसिफिक मतलब दूसरी स्पीसीज से उसको फाइट करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, कुछ दूसरे एनिमल्स से आपको प्रोटेक्ट करना पड़ता है, नहीं तो पपीज को कोई मुंह में दबा के चला जाए। कई बार उनकी फैमिली के मेंबर ही उसको दबा के ले जाते हैं, वो इंटर स्पेसिफिक में आएगा, ठीक है। तो ये इंटर स्पेसिफिक में दूसरे स्पीसीज के एनिमल के साथ उनको सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। सपोज कहीं पे रोटी पड़ी है तो मतलब क्या, अब जैसे जैसे पपीज बड़े हो रहे हैं तो वो दौड़ने भागने लग जाते हैं, कहीं पे रोटी मिलती है तो उसको खाने के लिए दौड़ते हैं। सपोज वो नहीं दौड़ पाते, कोई दूसरा एनिमल आके खा जाता है तो भूखे मर जाएंगे। ऐसा हमेशा होगा तो क्या होगा, हमेशा ऐसे ही होगा तो वो उनको खाने नहीं मिल पाएगा और दूसरा एनिमल आके खाना खा जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, इससे सपोज कहीं पर रोटी पड़ी है और यहाँ पे ये पपी आई दौड़ के, है ना, और उसी समय एक कैट आ गई उसको खा गई रोटी को, तो ये तो भूखा रह जाएगा बेचारा, है ना। तो ऐसा होगा, तो ये इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल कहलाता है। इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल किस तरह का होगा, इंट्रा स्पेसिफिक जो स्ट्रगल होता है वो इस तरह से होता है कि मतलब अपनी ही स्पीसीज के कई बार जैसे सांप को ही खा जाता है, मछली को ही खा जाती है, या पपीज जो की जो फैमिली मेंबर जो रहते हैं उसको ही खा जाते हैं, है ना। तो ऐसा हो जाता है। तो ये इंटर स्पेसिफिक मतलब अपनी ही स्पीसीज से उसको सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है, ठीक है। ये हो गया। तो ये तीन तरह के स्ट्रगल में जो सक्सेस हो जाता है तो उसमें क्या आ जाती है, वेरिएशन आ जाती है। थर्ड पॉइंट हम देखें, वेरिएशन का मतलब क्या होता है, differences found in closely related living organism is called variation, ठीक है। वेरिएशन क्या कहलाता है, differences found in closely related living organism is called variation। मतलब दो closely related living organism है उनमें जो वेरिएशन पाया जा रहा है वो क्या, उसमें जो डिफरेंस पाया जा रहा है उसको हम क्या कहेंगे, वेरिएशन कहेंगे। सपोज हम हमारे फैमिली मेंबर है तो हमारे फैमिली मेंबर में हमारे जो ब्रदर सिस्टर उनमें वेरिएशन आप देखेंगे। कैसे, क्या सभी एक जैसे दिखते हैं। सपोज आपके दो भाई हैं या दो सिस्टर है, ठीक है, या एक भाई एक बहन है, तो आप देखिए कि यदि सपोज तीन भाई बहन है तो तीनों में डिफरेंस दिखेगा, जबकि एक ही पेरेंट्स के बच्चे हैं, ठीक है। या ह्यूमन बीइंग में देखें आप कितनी सारी वेराइटी देखने मिलती है, या दूसरे एनिमल देखें, या कोई आप फ्लावर की देखें, आप एक रोज फ्लावर देखेंगे दूसरा रोज फ्लावर अलग कलर का दिखाई देगा या उसका शेप अलग होगा, होता है ऐसा, है ना। तो या हम मार्केट से गोभी लेके आते हैं तो क्या गोभी सभी गोभी एक जैसे रहती है, ठीक है, या हम लौकी लेते हैं या मिर्च लेते हैं, क्या सभी मिर्च एक जैसी होती है, नहीं। तो ये स्पीसीज उनकी कॉमन है लेकिन फिर भी उनमें क्या है, डिफरेंस पाया जा रहा है। इस डिफरेंस को हम कहते हैं वेरिएशन। और कुछ ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन आता है, कुछ कंडीशन में या कुछ जो चेंजेस आई है, एनवायरनमेंट का इफेक्ट पड़ा, उस एनवायरनमेंट के इफेक्ट के कारण कुछ ऑर्गेनिज्म अपने आप को चेंज कर लेते हैं, ठीक। सपोज आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जैसे सपोज आप ट्वेल्थ में आने के बाद आप नीट की तैयारी करते हैं या AIEEE की तैयारी करते हैं, ठीक है, IIT की तैयारी करते हैं या और भी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। सपोज आपको कुछ बैंक की एग्जाम देनी है या और इस तरह का IAS की एग्जाम देनी है, IPS की एग्जाम देनी है, तो क्या आप एक नॉर्मल पढ़ाई करेंगे,
या जैसे आप पहले पढ़ते थे वैसे पढ़ेंगे नहीं, अब आप में अपने आप में चेंजेस लाएंगे। ठीक है, आप अपना रूटीन चेंज कर देंगे, आप अपना आपकी स्टाइल चेंज हो जाएगी। आपका जो पढ़ने में जो आप 2 या 3 घंटे पढ़ते थे, अब आप 5 से 8 घंटे पढ़ते हैं या 8 से 18 घंटे पढ़ने लग गए। तो ये मतलब आप में अलग ही वो चेंजेस दिखेगा। एक पढ़ने वाला बच्चा अलग ही चेंज दिखेगा और एक जो कम पढ़ता है उसको अलग चेंज दिखेगा। उसकी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी, उसका बोलने का तरीका चेंज हो जाएगा। तो ये जो चेंजेस आ गए, क्यों? क्योंकि उसको कुछ और करना है या अपने आप को चेंज करना है, तभी वो सेलेक्ट होगा एग्जाम में। ठीक है, आपको अपने हिसाब मतलब आप अपने हिसाब से नहीं चल सकते, आपको उस एग्जाम के हिसाब से चलना पड़ेगा। उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को जो आपको फेस करना है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। मतलब आपने क्या कि अपने आप में वेरिएशन है। तो वैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म यदि एनवायरनमेंट में उसको सर्वाइव करना है तो वो अपने आप में चेंज लाएगा, चेंजेस लाएगा। और इन चेंजेस को ही हम क्या कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं। तो मतलब ये सब जो कंडीशंस आती हैं, एनवायरनमेंट का इफेक्ट पड़ता है, स्ट्रगल करते हैं एनवायरनमेंट से, अपनी स्पीसीज से, दूसरी स्पीसीज से, तो वो पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वेरिएशन कहलाती है। और इसके बाद सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का मतलब क्या होता है? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का मतलब ये होता है कि जब वो स्ट्रगल करता है डिफरेंट काइंड का, 3 फोल्ड में स्ट्रगल करता है, फिर उसमें अपने आप में चेंजेस आ जाती है। तो चेंजेस आने के बाद क्या हो गया? वो सर्वाइव ऑफ द फिटेस्ट मतलब वो एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए फिट हो गया। ठीक है, एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए क्या हो गया? वो फिट हो गया है। अब इसके बाद सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो गया, फिट हो गया तो तभी सर्वाइव कर पाएगा वो नेचर में। अब फिट हो गया सर्वाइव करने के लिए, तो उसका क्या होगा? अगला पॉइंट, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन मतलब अब जब वो एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए फिट हो गया है तो उसका नेचुरल सिलेक्शन हो जाएगा। नेचुरल सिलेक्शन मतलब वो नेचर जो है उसको ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगी। कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप में इतने चेंजेस ले आता है कि वो किसी भी कंडीशन में रहने के लिए अडेप्टेड हो जाता है। ठीक है, या वो किसी भी ऑर्गेनिज्म से फाइट कर सकता है उसके, है ना, या अपनी भोजन पानी की, अपनी फूड की अरेंजमेंट वो खुद कर सकता है, तो वो सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, असल में आप कहीं नई जगह जाएंगे और वहाँ की जो भी कंडीशन देखिए, सब जगह अलग अलग एटमॉस्फेयर रहता है। आज आप इंदौर में रहते हैं, आप कल कहीं साउथ में जाते हैं, साउथ में खाना अलग है, वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है। ठीक है, आप जॉब के लिए जाते हैं, कहीं हैदराबाद जाते हैं या पुणे जाते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं, तो वहाँ की कंडीशन अलग है, वहाँ का खाना पीना अलग है। ठीक है, वहाँ का टाइम टेबल अलग है, वहाँ के लोग अलग हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अब अपने आप में चेंज करेंगे, वेरिएशन लाएंगे, तभी आप वहाँ सर्वाइव कर पाएंगे। तो ऐसे ही होता है, एक नेचुरल जो प्रोसेस चलती रहती है इवोल्यूशन की, उसमें यही होता है कि ऑर्गेनिज्म अपने आप में चेंज करता है, चेंजेस लाता है, लाना पड़ेगा, नहीं लाएगा तो उसकी डेथ हो जाएगी, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। आज डायनासोर क्यों नहीं है, या इस तरह के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म नहीं है आज, क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपने आप को चेंज, अपने आप में एडॉप्टेशन, पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंजेस ही नहीं ला पाए, इसलिए वो आज उनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो वेरिएशन लाना पड़ता है, तब वो एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए फिट होते हैं और फिर नेचर उनका सिलेक्शन कर लेती है। नेचर क्या कर लेती है? सिलेक्शन कर लेती है। और वो जैसे आपने IAS की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने अपने आप में चेंजेस लाया। आपने जो 2 घंटा पढ़ते थे, 3 घंटा पढ़ते थे, आपने 5 घंटा पढ़ा, 8 घंटा पढ़ा, 10 घंटे पढ़े, 18 घंटे पढ़ा, तो आपने अपने आप में चेंजेस लाए, है ना। और चेंजेस लाया तो आप उस एग्जाम के लिए फिट हो गए, और एग्जाम के लिए फिट हो गए, सर्वाइव करने के लिए उस एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो वो एग्जाम क्या कर लेगी? आपका सिलेक्शन कर लेगी। सेम ऐसी नेचर्स में होता है। नेचर में कुछ इस तरह की सिचुएशन आती है, कंडीशन आती है कि आप ये सब करने के बाद, स्ट्रगल करने के बाद, आप एग्जाम के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, आप एनवायरनमेंट में स्ट्रगल कर रहे हैं और अपने आप में चेंजेस ले आते हैं, वेरिएशन हो जाता है, तब आप सेलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, और फिर जब सेलेक्ट हो जाते हैं तो क्या बन जाएंगे? आप जो एक नॉर्मल व्यक्ति थे, आप क्या हो जाएंगे? एक नए व्यक्ति बन जाएंगे, एक नए आपकी पर्सनालिटी हो जाएगी, आप एक नए कंडीशन, नए एनवायरनमेंट में पहुंच जाएंगे, एक नई स्पीसीज तैयार हो जाएगी ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग। इज इट क्लियर? आ रहा है आपको समझ में? ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो ये ओरिजिन आप नई स्पीसीज इस तरह से होती है। इन 6 कंडीशन के बाद एक नया स्पीसीज, एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले ओवर प्रोडक्शन किया उसने, अपने जैसे स्पीसीज को रिप्रोड्यूस किया एनवायरनमेंट में, या एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में आने के बाद उसने 3 तरह से स्ट्रगल किया। एक एनवायरनमेंट से, एक अपनी स्पीसीज से, एक अदर स्पीसीज से। फिर जब वो स्ट्रगल करने में सक्सेस हो गया तो वो क्या हुआ? उसमें एक नई चेंजेस आ गए, वेरिएशन हुआ, 3rd पॉइंट। फिर जब चेंजेस हो गया, वेरिएशन हो गया, तो वो एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए फिट हो गया। इसको कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिट। ठीक है, ऑर्गेनिज्म चेंज इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू चेंजिंग द एनवायरनमेंट ड्यू टू डिफरेंट
hold of struggle and variation. They are fit for survive in particular environment. ठीक है, and nature selected for them for environment, और nature उसको select कर लेती है, उसको कहते हैं natural selection. And finally it transmitted generation to generation and produced in the form of new species. एक नए स्पीसीज फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज. तो ये थी डार्विन थ्योरी, जो कि कुछ पॉइंट पे थी. इसके बाद नियो डार्विनिज्म आए थे. नियो डार्विन कुछ और साइंटिस्ट ने कुछ और नई बातें बताई थी. ठीक है, कुछ चेंजेस किया म्यूटेशन थ्योरी के बेस पे, कुछ और जेनेटिक्स के बेस पे उन्होंने कुछ बातें बताई, जिसको नियो डार्विनिज्म कहते हैं. थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर दिया गया था इसमें. ठीक है, जैसे वेरिएशन का रीज़न नहीं बताया गया था यहाँ पे, है ना, और जो वेरिएशन हो रहा था उसका एक्चुअल रीज़न नहीं बताया था. तो वो फिर रीज़न बताया गया कि भाई क्रोमोसोम में भी कुछ चेंजेस आती है, या कुछ इस तरह से बातें बताई जेनेटिक्स से रिलेटेड, जर्म क्लास से रिलेटेड. तो वो बातें सामने आई, और फिर फाइनली एक नियो डार्विन थ्योरी आई, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया गया. तो ये तो थे डार्विन थ्योरी और नियो डार्विन थ्योरी. इसके बाद हम देखते हैं अडॉप्टिव रेडिएशन और डार्विन फिंचेस के बारे में बात करते हैं. ठीक है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट. अब ये डार्विन थ्योरी के बाद अब हम बात करते हैं एडाप्टिव रेडिएशंस के बारे में, या डार्विन फिंचेस के बारे में बात करते हैं. ठीक है, देखते हैं एडाप्टिव रेडिएशन क्या है, या डार्विन फिंचेस क्या है. बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना, आपसे पूछा था एग्जाम में. एडाप्टिव रेडिएशन, adaptive radiation and Darwin finches. During journey of Darwin for evolutions के लिए उन्होंने जो जर्नी की थी, तो जब वो जर्नी कर रहे थे तो वो एक आइसलैंड था गैलापागोस. ठीक है, एक आइसलैंड था जिसका नाम था गैलापागोस. इस आइसलैंड में वो क्या हुए, इस आइसलैंड में उन्होंने स्टे किया, यहाँ पे वो रुके. ठीक है, और जब इस आइसलैंड पे रुके, गैलापागोस आइसलैंड पे रुके ड्यूरिंग जर्नी, हिज जर्नी, अपने जर्नी के समय वो एक आइसलैंड में रुके गैलापागोस. ठीक, बिगर शिप से वो जर्नी कर रहे थे, और जब इस आइसलैंड में रुके गैलापागोस में, तो उन्होंने यहाँ पे कुछ ब्लैक कलर के बर्ड्स को देखा. क्या देखा? ब्लैक कलर के बर्ड्स को देखा, जिसको फिंचेस कहा गया, जिसको उन्होंने फिंचेस कहा. और ये ब्लैक कलर के जो छोटे छोटे बर्ड थे ब्लैक कलर के, इस पर उन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया, इसको उन्होंने ऑब्जर्व किया, और बहुत ध्यान से उन्होंने ऑब्जर्व किया, नोटिस किया, है ना. तो काफ़ी समय से इसको नोटिस कर रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे ब्लैक कलर के बर्ड्स को. तो इनको फिंचेस कहा गया, है ना, और बाद में डार्विन फिंचेस के नाम से इसी को जाना गया. तो उन्होंने देखा कि ये जो ब्लैक कलर के जो फिंचेस थे, जो बर्ड्स थे, तो उनकी जो बीक थी, है ना, तो उसका शेप जो इस तरह से था कि वो क्या फीड करते थे, ओनली सीड को फीड करते थे. क्या फीड करते थे? वो सीड को फीड करते थे. और सीड को फीड करते थे, मतलब किसको फीड करते थे? ये सीड फीड करने वाले बर्ड्स थे. ठीक है, फिर उन्होंने देखा कि इसकी बहुत सारी इसमें डाइवर्सिटी उन्होंने देखी. इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन थी उसमें उन्होंने डाइवर्सिटी देखी. किस तरह की डाइवर्सिटी देखी? कि जब ये जो सीड को फीड करने वाले जो फिंचेस थे, बर्ड्स थे ब्लैक कलर के, इन्होंने देखा कि कुछ समय बाद जब इनकी नेक्स्ट जनरेशन आई, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन जो आई, जो नई जो फिंचेस जो बर्ड्स आई, है ना, ब्लैक कलर की, उन्होंने देखा कि उनके बीक में भी कुछ चेंजेस थे. उनके जो बीक थे, है ना, ये जो बीक थे, इसमें इसके जो बीक थे, इसमें कुछ उन्होंने चेंजेस देखा. क्या चेंजेस देखा? उन्होंने देखा कि जो पहले वाले जो इनकी जो मदर थी, उनकी बीक अलग थी. ठीक है, और इनकी बीक अलग थी. मतलब इस तरह से कुछ, जैसे ये जो आप देख रहे हैं, इसमें कुछ इस तरह के चेंजेस देखने को मिला उनको.
कुछ इस तरह से देखा उन्होंने चेंजेस, कुछ और भी नई वेराइटीज देखी उन्होंने, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये जो चेंजेस उन्होंने देखी, ठीक है, मतलब कि जो नई जो जनरेशन थी, उस नई जनरेशन के जो बर्ड्स थे, जो फिंचेस थे, उसमें बीक की जो शेप थे वो अलग अलग थे, और वो सीड तो खाते ही थे, सीड को खाने के साथ साथ उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया कि वो इंसेक्ट को फीड कर रहे थे, मतलब सीड प्लस इंसेक्ट, ठीक है, सीड को भी खा रहे थे वो और इंसेक्ट को भी खा रहे थे, ठीक है। इस तरह का चेंजेस देखा उन्होंने, ठीक है, कि भाई सीड से काम नहीं चलेगा, हमको कुछ और भी चाहिए। आपको एक ही चीज हम खिलाते रहेंगे या पेरेंट्स आपको एक ही चीज खिलाते रहेंगे, भाई अभी जैसे लॉकडाउन था तो कई बार ऐसी सिचुएशन आई कि हमको दाल रोटी भी खानी पड़ी, ठीक है, दाल चावल भी खाना पड़ा, कभी आटा खत्म हो गया, लॉकडाउन है, पुलिस घूम रही है, गाड़ी सीटी विसिल बजाती हुई गाड़ी घूम रही है ना, सायरन बज रहा है, तो आप सायरन देख के ही अंदर हो जाते थे, है ना, दुकान भी बंद थी, दुकानें बंद थी, तो हम कई बार जो रहता था घर में वो खा लेते थे, कई बार हम ब्रेड ही खा लेते थे, है ना, या कभी हम कुछ भी खा लेते थे, जो मिलता था वो खा लेते थे। लेकिन क्या रोज खा सकते हैं ऐसा, अपन काम चल सकता है नहीं, इसीलिए लॉकडाउन ओपन किया गया, अनलॉक किया गया, और फिर हमको फिर सब्जियों में हमने दौड़ लगा दी, जो सब्जी मिलती थी, जो मिलता था हम खूब भर लेते थे लाके, हुआ था ऐसा, है ना। तो ऐसा होता है, तो हम एक ही चीज नहीं खा सकते, आपको कोई रोज दाल रोटी खिलाए तो आप नहीं खा सकते, एक ही सब्जी खिलाए कोई तो नहीं खा सकते। तो आप कुछ चेंजेस चाहते हैं, तो वैसे ये जो न्यू जनरेशन के जो बर्ड्स आए, अब ऐसा होता है कि मम्मी पापा कुछ अलग खाते हैं, बच्चे कुछ अलग खाना पसंद करते हैं, बच्चे चाइनीज खाना पसंद करते हैं, मम्मी पापा दाल रोटी चावल खाना पसंद करते हैं, बच्चे बोले नहीं हमको नहीं खाना, हम तो चाइनीज आइटम खाएंगे, हम तो बड़ा पाव खाएंगे, ठीक है, हम तो डोमिनोज जाएंगे वहाँ से पिज्ज़ा लाएंगे, ठीक है। तो ऐसा होता है, बच्चों का वही भोजन रहता है, ठीक है। आजकल बच्चे थोड़ा कुछ चेंज चाहते हैं अपने भोजन में, है ना, तो ये वैसे सभी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, ऐसा नहीं। तो ये जो आप देख रहे हैं, तो ये डार्विन फिंचेस, मतलब जो फिंचेस जो ब्लैक कलर के बर्ड्स थे, उसकी नेक्स्ट जनरेशन उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उसमें उनके बीक चेंजेस थे, उनके जो हैबिटेट थी, मतलब सॉरी उनका जो फूड मोड ऑफ फूड जो था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो था वो अलग था। वो क्या कर रहे थे, सीड के साथ में इंसेक्ट्स को भी फीड कर रहे थे, है ना, मतलब हार्बीवर्स के साथ साथ उनमें मतलब उनमें कार्निवोरस हैबिट भी डेवलप हो गई थी। कार्निवोरस हैबिट जो थी इंसेक्ट को, मतलब इंसेक्टिवोरस हैबिट डेवलप हो गई थी, वो इंसेक्ट को फीड कर रहे थे। तो ये जो एक उन्होंने चेंजेस देखा कि भाई ये इसी जनरेशन के हैं, मतलब इसी स्पीसीज के पे इसका चेंजेस, है ना। तो इस तरह की बहुत सारी वेराइटीज देख रहे थे, उन्होंने देखा कि भाई कंडीशन सिचुएशन के हिसाब से या एनवायरमेंटल कंडीशन के बेसिस पे, ठीक है, ऑर्गेनिज्म अपने आप में चेंज लाता है, इवोल्यूशन होता है और एक नई स्पीसीज उसकी तैयार हो जाती है। तो इसको चूंकि डार्विन ने बताया था, ये जो इवोल्यूशन से रिलेटेड जो बातें थी उनमें जो चेंज आया, वेरिएशन आई, है ना, उनमें जो डाइवर्सिटी दिखी, ये डार्विन ने बताया, जिससे इस पर क्या नाम दिया गया, डार्विन फिंचेस, या इसको एडाप्टिव रेडिएशन कहा गया। आपकी बुक में डायग्राम बना होगा, वहाँ बहुत सारे बर्ड्स के बीक वगैरह दिखाए होंगे, है ना, बहुत सारे बर्ड्स दिख रहे होंगे, तो वो आप देखिएगा डायग्राम, आपको समझ में आएगी बातें, वहाँ डिफरेंट टाइप के बीक दिख रहे होंगे, ठीक है। तो इनको नाम दिया गया डार्विन फिंचेस। तो ये तो था डार्विन थ्योरी, आपने इससे पहले रिमार्क थ्योरी देखी थी। म्यूटेशन थ्योरी भी आपको बता दूं थोड़ा सा हल्का फुल्का, वैसे हमने पढ़ लिया था जेनेटिक्स में म्यूटेशन थ्योरी के बारे में। तो म्यूटेशन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय ह्यूगो डी ब्रीस इन आइनोथेरा लेमार्कियाना प्लांट, ठीक है, इवनिंग प्रिमरोज प्लांट भी बोलते हैं उसको। तो ये जो आइनोथेरा लेमार्कियाना जो प्लांट था, इसमें ह्यूगो डी ब्रीस ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने बातें बताई थी कि म्यूटेशन जो प्रोसेस होती है, सडन चेंजेस, म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, सडन चेंजेस। तो जो सडन चेंजेस होता है, म्यूटेशन की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं भाई, म्यूटेशन और म्यूटेशन थ्योरी। मैं बिल्कुल शॉर्ट बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले आपको, आप देखिएगा म्यूटेशन थ्योरी के बारे में। तो ह्यूगो डी ब्रीस करके साइंटिस्ट थे और इन्होंने ये म्यूटेशन थ्योरी बताई थी। उन्होंने भी बताया कि भाई म्यूटेशन जो होती है जर्की प्रोसेस होती है, सडन ऑकरेंस, सडन चेंजेस होता है ऑर्गेनिज्म में और उसके कारण वेरिएशन देखने को मिलता है ना। अब ये म्यूटेशन जो रहते हैं क्रोमोसोम से रिलेटेड रहता है, हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है जेनेटिक्स में, आप देखिएगा, है ना। तो उन्होंने बताया, कुछ पॉइंट बताए थे कि म्यूटेशन जो होती है सडन प्रोसेस होती है, म्यूटेशन जो होती है जर्की होती है, यूजफुल भी होती है और हार्मफुल भी होती है। तो ये कुछ बातें थी उसकी थ्योरी की, ये आप देखिएगा। ये होगी म्यूटेशन थ्योरी भी शॉर्ट में, डार्विन थ्योरी, लेमार्क थ्योरी, म्यूटेशन थ्योरी।
तो ये सब थ्योरीज क्या प्रूव करते हैं कि इवोल्यूशन में किस तरह से ऑर्गेनिज्म की ओरिजिन होती है, किस तरह से अपने आप को वेरिएशन लाते हैं और फाइनली एक न्यू स्पीसीज तैयार हो जाती है। कुछ एनवायरमेंटल कंडीशंस रहती हैं जिसमें वो स्ट्रगल करते हैं, इसके कारण वेरिएशन होता है। और वेरिएशन और म्यूटेशन कुछ जो रहते हैं वो क्रोमोसोम से भी रिलेटेड रहते हैं। क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में चेंज होते हैं, उनके नंबर्स में चेंजेस आती है और इस चेंजेस के कारण उनमें ऑर्गेनिज्म में भी चेंजेस हो जाती है। इसको बोलते हैं म्यूटेशन थ्योरी। और ये सब थ्योरीज इवोल्यूशन से रिलेटेड है, बहुत ही पॉपुलर थ्योरीज है। ठीक है, इसके बाद हम अगला देखेंगे बहुत ही अच्छी कुछ थ्योरीज और टॉपिक देखेंगे बचे हुए जो इस चैप्टर के, है ना। एक हार्डी विनबर्ग का प्रिंसिपल भी देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये आप अटेंड करिएगा, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, तो यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ। आज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आगे बात करेंगे हम।